हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 14 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाबार्ड बैंक ने 12 जुलाई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए नाबार्ड बैंक तो देखिए नाबार्ड से हम जानते हैं NABARD। देखिए यह बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड बैंक, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। देखिए नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम के साथ में इसको इस बार वेबिनार के साथ में इसका सम्मेलन जो कि इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसका जो वेबिनार था उसको संबोधन केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इसका संबोधन किया गया है। नाबार्ड बैंक तो देखिए नाबार्ड बैंक क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाती है। इसमें 5,000 करोड़ रुपए की राशि है उसको 30,000 करोड़ रुपए इसमें कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा यह संचालित है। इसके साथ में ही 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जो कि नाबार्ड बैंक है एक केंद्र राष्ट्रीय बैंक है, और इसमें दो तरह के मुख्य कार्य हैं, वित्तीय और विकासात्मक इसके प्रमुख रूप से कार्य हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए इन ऑप्शन को भी देखिए क्लियर कराएंगे। देखिए 1955 को स्थापना हुई थी SBI की, और अभी देखिए SBI ने कुछ दिनों पहले अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया था। 1994 देखिए 1994 को ICICI बैंक की स्थापना की गई थी, और 1935 को रिजर्व बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। नाबार्ड बैंक नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो ये है नाबार्ड बैंक, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो देखिए अभी विश्व तीरंदाजी जो कि युवा चैंपियनशिप आयोजन हुआ था, और देखिए इसमें अभी 11 मेडल जीत लिए हैं। देखिए इसमें 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है, और 4 इसमें कांस्य पदक जीते हैं। आयरलैंड के लिमिट में गया इसकी जो कि इसका आयोजन हुआ था, और अभी 11 पदक के साथ में जीत लिए हैं। इसमें एक थे पार्थ जो कि 16 के इसमें भारतीय खिलाड़ी इन्होंने खेले थे, तो वो पहले से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कि चैंपियनशिप को जीता है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए 61 मेडल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उस टाइम पे भारत ने 61 मेडल जीते थे, और भारत 61 मेडल के साथ में 4th स्थान पर रहा था। इंग्लैंड की बर्किंघम में आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का 7। तो देखिए 7 जो मेडल हैं टोक्यो ओलंपिक में हुए थे, जापान में टोक्यो, तो यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे, और 7 मेडल के साथ में भारत में 48 स्थान पर रहा था, 48 स्थान पर। इस बार के जो ओलंपिक गेमों का आयोजन है 2024 में पेरिस में आयोजन किया जाएगा। 19 पदक, तो देखिए 19 पदक यहाँ पर पैरालंपिक गेम हुए थे टोक्यो जापान में ही यहाँ पर आयोजन हुए थे, और 24th स्थान पर भारत इसमें 24th स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए अभी 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीतने वाले हैं ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा, या फिर ये सभी। तो देखिए भारतीय हैं, और इन्हों सभी ने 4 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, और इस 4 स्वर्ण पदकों के साथ में भारत पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर दोनों फर्स्ट स्थान पर रहे हैं, चीन सेकंड स्थान पर रहा है। देखिए 2 से 11 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और यह UAE में अल एन में इसका आयोजन किया गया था। UAE में स्थित यह है, इसका आयोजन किया गया। तो देखिए ध्रुव आडवाणी बेंगलोर कर्नाटक से हैं, ईशान पेडनेकर कोटा राजस्थान से हैं, मेघ छाबड़ा तो देखिए जालना महाराष्ट्र से हैं, और रोहित पांडा तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान में भारत ने पहली बार यह पदक जीता है। इससे पहले कई बार जैसे कि 2008, 2010, 2015, 2021, तो इन सभी जो ईयर हैं यहाँ पर इससे पहले भी खगोल भौतिक विज्ञान में, या फिर जो कि जूनियर साइंस ओलंपियाड हुए थे, तो उन सभी में भारत ने पदक जीत लिया है। लेकिन अभी राष्ट्रीय जीव विज्ञान में भारत ने पहली बार यह अवार्ड जीता है। तो देखिए अभी जो 2024 में वापस से जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, वो कजाकिस्तान में आयोजन किया जाएगा। तो उससे याद रखना है, हमें कजाकिस्तान याद रखना है। और ये बड़े गर्व की बात है भारतीयों के लिए कि जिन छात्रों ने अपने उत्कृष्ट कौशल और जो कि उनकी महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने जो पढ़ाई की थी उन सभी को रूप से यहाँ पर इन्होंने यह पदक जीत लिया है। 4 स्वर्ण पदकों के साथ में यह फर्स्ट स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI ने किसे SBI कार्ड का CEO नियुक्त किया है? तो देखिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की या फिर सबसे बड़ी जो वाणिज्यिक बैंक है इसका भी CEO नियुक्त किया है। जो SBI कार्ड का CEO नियुक्त किया है तो ये है अभिजीत चक्रवर्ती। SBI ने प्योर प्ले कार्ड
जो प्रोवाइड करवाती है, एसबीआई कार्ड प्रोवाइड करवाती है, और इसका ही सीईओ भी नियुक्त किया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को। इसका जो कि अगर आप कह सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी एसबीआई कार्ड की, लेकिन एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। एसबीआई के जो सीईओ हैं वो दिनेश कारा हैं। रामेश्वर राव कोडवंती एसबीआई के सीएफओ नियुक्त किए गए हैं, और संदीप बख्शी से याद रखेंगे आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए जीएसटी परिषद, जीएसटी गुड एंड टैक्स सर्विस होता है, तो इसकी अभी 15th इसकी मीटिंग हुई है, और इसकी जो कि अध्यक्षता की है वो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इसकी बैठक की अध्यक्षता की गई है। वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा बजट पेश किया गया था। देखिए 49th जो कि अभी जीएसटी हुई थी पिछले साल, तो इसकी बैठक भी निर्मला सीतारमण ने की थी, और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए जो बैठक होती है जीएसटी की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं कि किस किस चीज़ पर कर लगाया जाएगा, किस प्रोडक्ट पर कर लगाया जाएगा, किस पर नहीं लगाया जाएगा। तो अभी जैसे कि देखिए निजी संगठनों के द्वारा जो प्रक्षेपण उपग्रह होते हैं, तो उनको देने के लिए या फिर उनको लॉन्च करने के लिए इस प्रकार का कोई भी जीएसटी उन पर छूट दी गई है उनको। लेकिन इसके साथ में ही जो कि हॉर्स रेसिंग है या फिर कैसीनो है, तो इन सभी पर, या फिर ऑनलाइन गेम है, तो उन सभी पर 28% की जो कि टैक्स वगैरह है वो लगाया गया है। तो इस प्रकार की जो जीएसटी काउंसिल है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और इससे जो बातें हैं वो बताई जाती हैं। तो देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और अमित शाह के द्वारा जो क्षेत्रीय परिषद हैं भारत की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर सेंट्रल की, तो इनके अध्यक्ष हैं, और इसी की अध्यक्ष जो कि इनकी बैठक की अध्यक्षता भी अमित शाह के द्वारा की जाती है। नरेंद्र मोदी, देखिए 8वां जो रायसीना डायलॉग हुआ था नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। इटली के प्रधानमंत्री यहाँ पर इसकी मुख्य अतिथि थी। इसकी अध्यक्षता नीति जो कि नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके साथ में ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग की जो कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता भी प्राइम मिनिस्टर ने की थी। गिरीश चंद्र मुर्मू देखिए CAG कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल हैं, महालेखा नियंत्रक हैं। तो देखिए इनके द्वारा भी जो कि G20 के तहत साइंस शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी गोवा में, तो उसकी अध्यक्षता गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश ने वर्ष 2023 के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए किसी न किसी इंडेक्स के द्वारा या किसी न किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, संगठन के द्वारा जो इंडेक्स वगैरह रिलीज की जाती हैं, तो वो आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि उनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए अभी ग्लोबल जो पीस इंडेक्स आया है उसमें तो ये शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये है आइसलैंड ने हासिल किया है। आइसलैंड लगातार 2008 के बाद से इसमें टॉप पर बना हुआ है, जो कि पीस इंडेक्स है उसमें। देखिए इसमें 160 आउट ऑफ 163rd इसमें कंट्रीज थी, उसमें से कि स्टैंडर्ड जो इंडिया की स्टैंडर्ड रही है या फिर इंडिया की जो रैंक रही है 126 इसमें इंडिया की रैंक रही है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे, उससे पहले देखिए अगर वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में बात चल रही है तो आइसलैंड इसमें फर्स्ट पर रहा है, डेनमार्क सेकंड पर है, इसमें आयरलैंड थर्ड पर है, एंड फोर्थ पर न्यूजीलैंड, और फिफ्थ पर इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है। देखिए जो सीट्स के 7 देश हैं, यूरोप के 7 देश, सीट्स पर जो 7 देश रहे हैं वह यूरोप से हैं, वो यूरोप के देश हैं। तो देखिए सारी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे, तो देखिए फिनलैंड फिर सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा है। डेनमार्क, देखिए डेनमार्क से याद रखें, या फिर डेनमार्क है तो करप्शन फ्री देशों में या फिर अपराध मुक्त देशों में या फिर जो भ्रष्टाचार मुक्त देश हैं, तो डेनमार्क उसमें फर्स्ट पर रहा है। नॉर्वे देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें नॉर्वे फर्स्ट पर है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा अमा पोखरी योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए अभी यह राज्य सरकार है, ओडिशा राज्य सरकार है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा इसकी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि इसके तहत 115 जो स्थानीय क्षेत्र निकाय हैं वहाँ पर 2000 जो कि पुराने जल निकाय हैं तो उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि वहाँ का जो आसपास का जलवायु या फिर उस जलवायु को प्राकृतिक तरीके से या फिर जैविक तरीके से उसको वापस से पुनर्जीवित किया जा सके या फिर उसको क्रियान्वित किया जा सके। तो इसलिए इस प्रकार की जो कि योजना है इसको स्टार्ट किया गया है, और यह योजना है अमा पोखरी, उड़ीसा से संबंधित है। यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है उड़ीसा सरकार ने। देखिए उड़ीसा सरकार ने इससे पहले मो घर योजना या फिर मो आवास योजना को भी स्टार्ट किया गया था, और ये इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ऑप्शंस को भी देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश, वन ट्री वन टेप योजना है उत्तर प्रदेश की है। इसके साथ में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लागू करने वाला पहला जो कि राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है। और इसके साथ में ही देखिए काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया गया था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। बिहार, देखिए बिहार से हर घर गंगा जल योजना को स्टार्ट किया गया था बिहार से। पश्चिमी बंगाल देखिए द्वारे
द्वारे सरकार जो योजना है, अभियान है, वो पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तो देखिए सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री हैं, अभी लिस्ट आई थी कुछ दिनों पहले कि सबसे ज़्यादा गरीब जो मुख्यमंत्री हैं 15 लाख की इनकी इनकम है, और सबसे यह है जो है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में बंदरों के लिए बंदर वन बनाए जाएंगे? तो देखिए यह शहर है जो किस शहर में बनाए जाएंगे, तो बंदर वन लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आतंक से, बंदरों के आतंक से बचने के लिए यहाँ पर बंदर वन बनाए जाएंगे। देखिए इसके साथ में ही इनकी 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ में ही यहाँ पर बंदरों को एक ठिकाना मिल सके ताकि वो जो हिंसा नहीं मतलब जो आतंक करते हैं, तो उसके साथ में इनको इस प्रकार की जो योजना है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इनके लिए पानी का व्यवस्था वगैरह भी होगी, फलदार जो वृक्ष वगैरह हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार की योजना को स्टार्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश से ही सबसे बड़ी जो गंगा क्रूज विलास है उसको स्टार्ट किया गया था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से इसको स्टार्ट किया गया था। और उत्तर प्रदेश में ही जो कि एक जिला एक जो उत्पाद वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश ही है। ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए कोलकाता में पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है उसको स्टार्ट किया गया है, वो स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर से। अब इसका ट्रायल हुआ था कोलकाता में। मुंबई देखिए अंडर वाटर जो टनल है मुंबई में स्टार्ट किया जाएगा। तुमकुरू, तो देखिए कर्नाटक में स्थित है तुमकुरू, और यहाँ पर जो कि हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है तुमकुरू में, इसका उद्घाटन अभी पीएम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG में शामिल हुआ है? तो देखिए अभी ये शामिल हुआ है, ये है भारत। देखिए भारत से अगर आप GCRG मतलब जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है, इसके साथ में भारत को अभी सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी? तो वो की थी अमेरिका के द्वारा सिफारिश की गई थी, नाटो प्लस देशों में शामिल होने के लिए सिफारिश की गई थी। हालांकि नाटो में 31 देश हैं, यूरोपीय देश हैं, लेकिन नाटो प्लस देशों में भारत को भी शामिल करने के लिए सिफारिश की गई थी, ऐसा इसमें बताया गया था, लेकिन अभी शामिल हुआ नहीं है। ठीक है, इसके साथ में ही देखिए अभी भारत तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निमंत्रण के बाद में इसको शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा है, ऊर्जा है या फिर वित्त है, तो उसमें त्वरित मामले होते हैं, तो उनकी जो कि बैठकें वगैरह होती हैं, तो उसमें त्वरित रूप से इन संबोधनों को बताने के लिए या फिर उनके प्रति समाधान करने के लिए इस प्रकार के लिए यह जो समूह है GCRG जो समूह है उसमें शामिल किया गया है भारत को। ऑप्शंस को भी देखेंगे, देखिए ईरान SCO में जो कि 9वां देश अभी शामिल हुआ है, तो वो ईरान शामिल हुआ है, संघाई सहयोग संगठन। फिनलैंड, तो देखिए नाटो का 31वां जो देश बना है फिनलैंड बना है। देखिए अगर इसमें स्वीडन जो देश है वह भी आवेदक करता देश है अभी नाटो का, उसको भी अगर मान्यता मिल जाती तो वो 32 देश हो जाएंगे। पूर्वी तिमोर, देखिए पूर्वी तिमोर आसियान, तो आसियान में 11वां जो देश शामिल हुआ है वह हुआ है पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए नेशनल इंटरनेशनल के जो वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आपकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी जो प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का यहाँ पर, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए न्यूजीलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिप्स हिप्किंस, यहाँ के नए राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तो ये हैं शेख हसीना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है? देखिए मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक उत्सव नहीं मनाया जाता है, ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो देखिए मारवाड़ उत्सव, सेकंड है तानसेन संगीत उत्सव, थर्ड है उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, और फोर्थ है कालिदास सम्मान। तो देखिए मारवाड़ उत्सव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मारवाड़ कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। मारवाड़ से ही मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। देखिए यहाँ पर मरु महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। मारवाड़ उत्सव, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में आयोजन किया जाता है मारवाड़ उत्सव का। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुष्कर महोत्सव या फिर ऊंट महोत्सव, तो ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। और नीचे है तानसेन संगीत महोत्सव, या फिर उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, या फिर कालिदास सम्मान। तो देखिए ये सारे ही संबंधित हैं, ये MP से संबंधित है, और आपके ये SSC स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो देखिए बुद्धों का जो पवित्र अवशेष होता था, तो उनके ऊपर जो गुंबदाकार छत होती थी, तो देखिए इस प्रकार से ऐसे कुछ छत हुआ करती थी। तो देखिए
तो इसे स्तूप कहा जाता था, स्तूप कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो ये स्थान होता था तो इसे कहते थे हर्मिका, और ये से सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता था। तो ये है हर्मिका को सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। और इसका राइट आंसर है ये है स्तूप। स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। देखिए यहाँ पर इसी ऑप्शन से सिर्फ मैं एक ही को क्लियर करूँगी, एकास्मक। तो एकास्मक की पहाड़ी पर एलोरा जो कि कैलाश मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है एकास्मक पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो देखिए यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम है तो ये है मूसा संहिता, यहूदियों के पाठ था जो कि धार्मिक पाठ है उसका नाम है। देखिए ये क्वेश्चन है तो वो आपके यह भी आपके एसएससी में आया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पर लिया है। अगर आपसे मूसा संहिता की जगह अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि जो कि टोरा दे दिया जाए कि धार्मिक पाठ का नाम क्या है, मूसा को हटाकर टोरा दे दी जाए, तो ये आपका भी ये भी राइट हो जाएगा। इसमें इसका भी राइट की जो धार्मिक पाठ है उसे टोरा भी कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का है। जैन अवेस्ता, तो देखिए जरथुष्ट्र जो कि अभी वर्तमान में ईरान में स्थित है, तो यहाँ से बिलोंग कर सकते हैं हम जैन अवेस्ता को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एनडीए में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। थर्ड है जिसमें 6 जलपात तंत्र बांध निकाय हैं और जहाज इन जलाशयों से होते हुए विभिन्न तलों को पार करते हैं। या फिर फोर्थ है यह हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है। तो देखिए इसमें जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है स्वेज नहर के बारे में। तो देखिए स्वेज नहर का निर्माण 1869 तक पूरा हो चुका था। इसके बाद में भूमध्य सागर को लाल सागर से यह जोड़ती है, मैप में आपको दिख जाएगा अलग से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। थर्ड है इसमें 6 जलपात तंत्र हैं। देखिए ये 6 जलपात तंत्र हैं या फिर जलाशयों से होते हुए विभिन्न तलों को यह पार करते हैं। तो देखिए समुद्री मार्ग प्रदान करती है, इसका राइट आंसर यही है। इसमें यह सबसे ज़्यादा गलत है कि जलाशयों से होते हुए विभिन्न तलों को पार करते हैं। और इसका फोर्थ है यह हिंद महासागर के लिए यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है। यूरोप को एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है हिंद महासागर के साथ साथ में यह पश्चिमी प्रशांत महासागर को भी एक प्रवेश द्वार प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी है। तो स्टूडेंट इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आपको इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।